आज का हमारा विषय मुग़ल साम्राज्य की स्थापना। जैसा हम सभी जानते हैं कि मुग़ल वंश की स्थापना बाबर द्वारा की गई थी और बाबर का काल भारत में 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक का रहा। 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ। वह पितृवंश की ओर से तैमूर का 5वां वंशज और मातृवंश की ओर से चंगेज़ खां का 14वां वंशज था। उसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगना के शासक थे। 8 जून 1494 ईस्वी को कबूतरों की उड़ान का आनंद लेते हुए उसके पिता की मृत्यु हो गई। अपने पिता की आकस्मिक मृत्यु के कारण बाबर 11 वर्ष 4 माह की छोटी सी आयु में फरगना की गद्दी पर बैठा। बाबर जिस समय गद्दी पर बैठा उस समय उसके समक्ष बहुत सी कठिनाइयाँ थीं। उसके राज्य पर 2 शत्रुओं ने आक्रमण कर रखा था। वे प्रारंभ से ही अपने पूर्वज तैमूर की विजयों से प्रभावित था और तैमूर की राजधानी समरकंद को प्राप्त करने के लिए लालायित था। समरकंद को जीतने का उसका पहला प्रयास 1494 में असफल रहा, यानी गद्दी पर बैठने के कुछ समय पश्चात ही उसने समरकंद को जीतने की कोशिश करी थी। 1596 में उसने काबुल पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में ले लिया और 1507 में उसने बादशाह की उपाधि धारण करी। 1511 के आसपास उसने समरकंद, बुखारा तथा खुरासन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। हम उसके भारत अभियान की बात करें तो हम पाते हैं चूँकि मध्य एशिया में जो उसका राज्य था उससे वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं था और वो अब एक ऐसे राज्य की तलाश में था जहाँ वो स्थायी रूप से अपने वंश की स्थापना कर सके। उसे भारत सबसे उचित और महत्वपूर्ण क्षेत्र नज़र आया और इसी उद्देश्य से उसने अपना प्रथम आक्रमण 1519 ईस्वी में भारत पर किया। 7 जनवरी 1519 को बाबर ने बाजौर पर अपना अधिकार स्थापित किया और उसके बाद वो झेलम के तट पर स्थित भेरा नामक स्थान की ओर बढ़ा और उसे भी अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद उसने खुशाब पर अपना अधिकार स्थापित किया। कुछ समय पश्चात वो भेरा को हिंदू बेग के सुपुर्द करके स्वयं काबुल लौट गया। हालांकि ये अभियान स्थायी महत्व का सिद्ध नहीं हो पाया, किंतु इसने बाबर के लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक मार्ग खोल दिया था और अब वो भारत पर दूसरे आक्रमण की तैयारी करने लगा। उसका दूसरा आक्रमण सितंबर 1519 ईस्वी को हुआ और इस बार उसने पेशावर के दुर्ग को अपने अधिकार में लेना चाहा, किंतु परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की बनी कि वो अपने लक्ष्य को पूरा किए बगैर ही काबुल लौट चला, क्योंकि काबुल से उसे लगातार उपद्रवों की सूचनाएं आ रही थी। उसका तीसरा आक्रमण 1520 ईस्वी में था। तीसरे आक्रमण के दौरान बाबर ने बाजौर और भेरा को पुनः अधिकृत किया। वहाँ से वो सियालकोट की ओर बढ़ा और बिना प्रतिरोध के उसने सियालकोट पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। हालांकि इस दौरान उसे कंधार से उपद्रव की एक सूचना मिली और उसे पुनः कंधार लौटना पड़ा। चौथा आक्रमण
भारत के ऊपर बाबर का 1524 ईस्वी में रहा और इस समय बाबर पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी के निमंत्रण पर भारत आया था। बाबर पंजाब की ओर बढ़ा। उसने लाहौर, दीपालपुर एवं जालंधर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। लाहौर में ही बाबर ने पहली बार इब्राहिम लोदी, जो कि भारत का सुल्तान था, लोदी वंश का शासक था, उसकी सेना को परास्त किया और दीपालपुर उसने आलम खां को सौंपा। दौलत खान लोदी को उसने जालंधर दिया और स्वयं 1525 में भारत से लौट गया। हम देखते हैं कि इस दौरान 1525 के लगभग वापस ही उसने जो माहौल बना दिया था, यानी अपने जो समर्थक भारत में उसने स्थापित कर दिए थे, उन्होंने बाबर के लिए दिल्ली का रास्ता साफ कर दिया, क्योंकि बाबर अब समस्त पंजाब पर अपना अधिकार स्थापित कर चुका था। और इस व्यवस्था ने, यानी पंजाब पर अपना अधिकार स्थापित जो उसने किया, उस व्यवस्था ने पानीपत के प्रथम युद्ध की नींव रखी। पानीपत के प्रथम युद्ध की बात हम करें, पानीपत का मैदान हम सभी जानते हैं मध्यकाल के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। यहाँ पर संपूर्ण मध्यकाल के अंदर 3 युद्ध हुए और इसकी शुरुआत बाबर द्वारा की गई थी। प्रथम युद्ध में ये युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया। नवंबर 1525 ईस्वी में बाबर भारत को जीतने के उद्देश्य से काबुल से पुनः रवाना हुआ था। उसने दौलत खां, जिसने कि विद्रोह कर दिया था, उसे गिरफ्तार किया, उसे बंदी बनाया। आलम खां, जिसने भी बाबर के खिलाफ में विद्रोह किया था, वो बाबर की शरण में आ गया और फिर बाबर दिल्ली की ओर बढ़ा। दूसरी तरफ हम देखते हैं इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का शासक था और दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, वो बाबर का मुकाबला करने के लिए पंजाब की ओर बढ़ा। दोनों की सीमाएं पानीपत के मैदान में एक दूसरे के सम्मुख पहुंच गई। इस सारी जो युद्ध की जानकारी है वो हमें बाबर ने अपने आत्मकथा बाबरनामा में दी है और उसके अनुसार उसके पास जो सेना की संख्या थी वो इब्राहिम लोदी की सेना की संख्या के मुकाबले कम थी। किंतु हम देखते हैं 12 अप्रैल से 19 अप्रैल 1526 तक दोनों ही सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने 1 सप्ताह तक डटी रहीं। छुटपुट युद्ध हुए, लेकिन उन युद्धों का कोई परिणाम नहीं निकला। वास्तविक युद्ध 21 अप्रैल 1526 को प्रातःकाल शुरू हुआ और दोपहर तक उसका निर्णय हो गया, जिसमें बाबर की विजय हुई। इब्राहिम लोदी मारा गया, अफगान सेना नष्ट हो गई। इस निर्णायक विजय के बाद बाबर ने दिल्ली में अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। हम देखते हैं कि पानीपत का महत्वपूर्ण युद्ध, जिसने भारत का भविष्य बदल दिया और भारत में अब एक नए युग की शुरुआत हुई और ये युग मुगल काल के नाम से जाना गया, जिसके बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहे। भारत की राजनीतिक स्थिति, भारत का राजनीतिक परिदृश्य और अकबर के काल में, जो कि इस वंश का तीसरा शासक था, उसके काल में हम देखते हैं कि सामाजिक परिस्थिति में भी परिवर्तन हुआ। बाबर की सफलता के कारणों को जब हम डिस्कस करते हैं
तो हम सर्वप्रथम देखते हैं कि बाबर एक कुशल सेनापति था। वो एक योग्य अनुभवी सेनापति था और उसमें साहस की कमी नहीं थी। उसने साहस के साथ साथ अपने युद्ध कौशल का भी परिचय दिया था। उसके सैनिक उसकी योग्यता और उसके संचालन में विश्वास करते थे, जबकि इसके विपरीत इब्राहिम लोदी की सेना का उसके प्रति कोई बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि विश्वास नहीं था। साथ ही साथ इब्राहिम बाबर जैसा कुशल सेनापति भी नहीं था, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा जिसकी वजह से इब्राहिम लोदी को पराजय का सामना करना पड़ा। दूसरा पॉइंट हम देखें कि इब्राहिम लोदी की बहुत सी कमज़ोरियाँ थीं। उसकी कुछ भूलें भी थीं और कुछ दुर्बलताएं भी थीं। सर्वप्रथम तो उसने पंजाब में बाबर के प्रवेश के समय उसका मुकाबला करने की कोई तैयारी नहीं करी। यानी जब उसके राज्य की सीमा के ऊपर घुसपैठ हो रही थी, उस समय इब्राहिम लोदी ने कोई कदम नहीं उठाया। फिर जब बाबर दिल्ली की ओर बढ़ने लगा तो इस समाचार को सुन के इब्राहिम लोदी तेजी से आगे बढ़ा। उसने किसी प्रकार की कोई व्यूह रचना नहीं करी। उसने मार्ग में अपने सैनिकों को विश्राम नहीं लेने दिया, और जब उसकी सेना युद्ध के मैदान तक पहुंची तब तक वो सैनिक बहुत ज़्यादा थक चुके थे। इसके विपरीत हम देखते हैं कि पंजाब पर अधिकार करने के बाद बाबर ने अपने सैनिकों को कुछ समय के लिए आराम करने के लिए दिया, और ये इस तरीके से सेना रिजनोवेट हो गई, यानी सेना में पुनः शक्ति का संचार हो गया। एक और कारण जो हम इब्राहिम लोदी की पराजय का मान सकते हैं वो ये कि इब्राहिम लोदी ने अयोग्य सेनापति होने के साथ साथ कुछ अनुभवी और योग्य जो सेना नायक थे, जो कुछ सरदार थे, उनको भी अप्रसन्न कर दिया था, और इन सेना नायकों ने इब्राहिम लोदी को युद्ध के समय में अपना सहयोग नहीं दिया। एक अन्य कारण हम ये भी देखते हैं कि इब्राहिम लोदी ने बाबर के विरुद्ध जो अन्य भारतीय शक्तियाँ थीं उनका सहयोग लेने की चेष्टा नहीं करी। परिणाम ये निकला कि हिंदू शासकों ने और जो कुछ महत्वपूर्ण राज्य के शासक थे, उन्होंने बाबर के भारत आक्रमण को किसी प्रकार का हम ऐसे समझें कि उसका कोई विरोध नहीं किया, उससे वो सचेत नहीं हुए, और ये कुछ कारण रहे जिसकी वजह से बाबर एक नए वंश की स्थापना करने में सफल हुआ। एक अन्य कारण बाबर की कुशल व्यूह रचना भी रही। पानीपत के युद्ध में बाबर ने उच्च स्तरीय व्यूह रचना करी थी, क्योंकि वो मध्य एशिया से आया था, और वो पूरी तरीके से ये विचार करके आया था कि उसे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करना है, तो उसने पूरी तैयारी करी थी। उसने अपनी सेना के मध्यम भाग के आगे 700 छकड़े खड़े कर दिए थे, जो आपस में चमड़े की रस्सियों से बंधे हुए थे। इसमें बाबर की सेना शत्रुओं के तीरों से सुरक्षित हो गई। इन छकड़ों के बीच में कुछ खाली स्थानों में अनुभवी तोपचियों को तैनात कर दिया गया था, और बाएं अंग को बचाने के लिए उसके आगे खाइयां खोद दी गई थी, जिन्हें पत्तों से ढक दिया गया था। इसके विपरीत इब्राहिम लोदी ने इस प्रकार की कोई भी व्यूह रचना नहीं करी थी। एक अन्य कारण तुलुगामा प्रणाली का प्रयोग करना। बाबर ने अपनी कुशल व्यूह रचना के साथ साथ एक नई प्रणाली का भारत में प्रयोग किया था, युद्ध की प्रणाली का। बाबर ने इस प्रणाली के अनुसार अपनी सेना को बिल्कुल दाएं और बाएं किनारे पर घुड़सवार खड़े कर दिए थे। मुख्य नेतृत्वकर्ता के पीछे कुछ सेना रखी गई थी। दोनों किनारों पर तैनात घुड़सवारों ने जब युद्ध हुआ तो आगे बढ़कर एक प्रकार का घेरा बनाया और इब्राहिम लोदी की सेना को पीछे से भी घेर लिया। यानी दोनों भागों से, दाएं और बाएं किनारे से घुड़सवार धीरे धीरे आगे बढ़े, और इब्राहिम लोदी की सेना जो कि सामने से युद्ध कर रही थी, उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ के
एक सर्कल सा बना लिया इब्राहिम लोदी की सेना के चारों तरफ और उसको चारों तरफ से घेर लिया और उसके ऊपर आक्रमण किया। ये तेलुगामा प्रणाली के नाम से जानी गई। और इस प्रकार की रचना से इब्राहिम लोदी की सेना में भगदड़ मच गई। फिर जो बाबर की सेना पार्श्व में यानी पीछे तैनात थी, उसने जब ज़रूरत पड़ी तो सहायता पहुंचाने का, अपनी सेना को सहायता पहुंचाने का कार्य किया। तो इस प्रकार की जो व्यूह रचना रही और तेलुगामा प्रणाली रही, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणाली रही जिसने इब्राहिम लोदी की हार को सुनिश्चित किया और आधे ही दिन में इब्राहिम लोदी की सेना परास्त हो गई। एक अन्य कारण तोपखाने का प्रयोग था। बाबर के पास एक अच्छा तोपखाना था, साथ ही साथ बंदूकें भी थी, जबकि इब्राहिम लोदी के पास उसका अभाव था। बाबर ने अपनी सेना की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की हुई थी और इब्राहिम लोदी पुराने तरीके से ही युद्ध कर रहा था। उसके पास हाथी थे, घोड़े कम थे और हाथी तोपों और गोला बारूद के सामने सही सिद्ध नहीं हुए। घबराकर हाथियों ने अपनी ही सेना को कुचला और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण रहा इब्राहिम लोदी की पराजय का। हम पानीपत के युद्ध के परिणामों की यदि हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम तो ये ही रहा कि लोदी वंश की शक्ति समाप्त हो गई और दिल्ली और आगरा पर एक नए वंश, मुगल वंश की स्थापना हुई। दूसरा परिणाम हम देखें तो इस युद्ध ने उत्तर भारत पर बाबर का प्रभुत्व स्थापित करने का एक दौर शुरू कर दिया था और भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बाबर बांधने की तैयारी करने लगा था। उसी कड़ी में उसने अगला युद्ध खानवा का युद्ध लड़ा, जो 17 मार्च 1527 को लड़ा गया और ये राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था। राजपूतों के विरुद्ध जो खानवा का युद्ध हुआ उसका मुख्य कारण बाबर का भारत में रहने का निर्णय था। राणा सांगा की धारणा ये थी कि बाबर भी अन्य विदेशी आक्रमणकारियों की जैसे आक्रमण करेगा, युद्ध करेगा, लूट लाट के वापस चला जाएगा और संभवतः इसी कारण उसने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर को सहायता तो नहीं करी, किंतु इब्राहिम लोदी का जो बाबर से युद्ध हो रहा था उसे उसने एक संकेत समझा और उसने माना कि ये दोनों आपस में युद्ध करेंगे, बाबर लौट जाएगा, तब दिल्ली और आगरा सांगा के लिए विजित कर पाना आसान होगा, वहाँ अपने राज्य की स्थापना वो कर पाएगा। किंतु जब उसे यह समझ आया कि बाबर भारत में अपने राज्य की स्थापना करने का उद्देश्य लेकर आया है, तो ऐसी स्थिति बनी कि दोनों के बीच में युद्ध होना अपने आप में युद्ध होने की संभावना बढ़ गई, क्योंकि राणा सांगा के राजनीतिक उद्देश्य और बाबर के राजनीतिक उद्देश्य अब कॉमन हो गए थे, यानी दोनों ही भारत पर अपने राज्य की स्थापना करना चाहते थे। राणा सांगा द्वारा अफगानों का सहयोग करना, यानी इब्राहिम लोदी के जो वंशज थे, सहयोगी थे, उनको राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ सहयोग देना शुरू किया। उसने आलम खान लोदी को अपने यहाँ शरण दी और ये युद्ध का एक कारण बना। बाबर के अनुसार, बाबर ने जिस तरीके जो बाबरनामा में जो बात कही है उसमें बाबर का ये कहना है कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध उसे सहायता देने का वचन दिया था, जो उसने पानीपत के युद्ध के दौरान पूरा नहीं किया और ये एक अन्य कारण रहा दोनों के बीच में युद्ध का। राजपूतों ने युद्ध की घटनाओं की हम बात करें तो राजपूतों ने बयाना और आगरा को जीतने के उद्देश्य से आगे बढ़ना प्रारंभ किया। यहाँ उन्हें महमूद लोदी और हसन का मेवाती का सहयोग भी प्राप्त हो रहा था। बाबर इस समय आगरा में था और वो युद्ध की तैयारी पूरी कर चुका था।
सांगा भी राणा सांगा बाबर की जैसा ही एक अनुभवी सेनापति था, और ये बात बाबर भी अच्छे से जानता था कि इब्राहिम लोदी से युद्ध जो उसने किया उसमें वो विजयी हुआ, लेकिन महाराणा सांगा से युद्ध करना इतना आसान नहीं होगा। और ऐसे में उसकी सेना जो थी वो पूरी वो हम कह सकते हैं उसका मनोबल कमज़ोर होने लगा था। आने वाले संघर्ष के लिए राणा ने राजस्थान के करीब करीब सभी शासकों का सहयोग प्राप्त कर लिया था, उन्हें आमंत्रण दे रखा था और करीब करीब सभी का सहयोग उसे मिलने लगा था। फरवरी 1527 को बाबर ने जिहाद की घोषणा करी। इससे पूर्व उसने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए सेना को एड्रेस किया, यानी सेना को एक भाषण दिया, और उसमें उसने शराब न पीने की शपथ ली, शराब के प्याले तोड़ दिए, और इस तरीके से उसने अपने सैनिकों को जोशीला भाषण देते हुए युद्ध के पश्चात स्वदेश जाने के इच्छुक सैनिकों को वापस भेजने का आश्वासन दिया और सेना में पुनः शक्ति का संचार किया। 11 फरवरी 1527 को जिहाद की घोषणा करी और युद्ध करने की तैयारी करी। सीकरी में उसने अपना पड़ाव डाला और 16 मार्च 1527 को फतेहपुर सीकरी से 10 मील दूर खानवा नामक स्थान पर दोनों ही सेनाओं का मुकाबला हुआ। सुबह 9 बजे आरंभ हुआ युद्ध। 10 घंटे तक चला। राणा सांगा युद्ध में घायल हुए, उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाना पड़ा। राजपूतों ने मुगल घुड़सवारों तोपखानों के आक्रमणों का साहस और शौर्य से मुकाबला किया, परंतु अंत में राजपूतों की सेना तीतर बीतर हो गई और बाबर की विजय हुई। खानवा का युद्ध एक महत्वपूर्ण और निर्णायक युद्ध साबित हुआ, क्योंकि इसने मुगलों की श्रेष्ठता को सिद्ध कर दिया। हालांकि राजपूत एक बहुत ही साहस और शौर्यवान संगठन था, किंतु बाबर के सामने वे टिक नहीं सके। राजनीतिक दृष्टि से इस युद्ध ने राजपूतों की शक्ति को दुर्बल कर दिया और बाबर के राज्य का विस्तार किया। उसके बाद बाबर का एक और युद्ध 6 मई 1529 को घाघरा में हुआ। अफगान अपने आप को संगठित करके बिहार में बाबर के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहे थे। इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी पुनः अपने राज्य को प्राप्त करना चाहता था। 2 मई 1528 को बाबर ने अफगानों का दमन करने के लिए बिहार से दुआब की तरफ कूच किया। 13 मार्च 1527 को बाबर ने गंगा पार करी और अफगानों को भगा दिया तथा अवध तक उनका पीछा किया। क्योंकि अफगान अभी उतने ताकतवर नहीं थे, तो वे सीधा मुकाबला कर नहीं पा रहे थे। बाबर के आगमन की सूचना से ही वे इधर उधर भागने लगे थे, किंतु बाबर अब अफगान समस्या को पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहता था और इसलिए 6 मई 1529 को उसने घाघरा के तट पर अफगानों के साथ युद्ध किया। युद्ध के अंतिम दौर में दोनों ने एक दूसरे की सीमाओं को और संप्रभुता को स्वीकार कर लिया। इस तरीके से हम देखते हैं कि घाघरा का युद्ध बाबर का अंतिम महत्वपूर्ण संघर्ष था। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई और मरने से पूर्व बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ये बाबर का जो आप शेडेड पार्ट देख रहे हैं वो इतने भाग पर बाबर अपना साम्राज्य की स्थापना कर चुका था
और ये विस्तृत साम्राज्य उसने अपने पुत्र हुमायूं को दिया। ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं गंभीर रोग से पीड़ित हो गया था और उसके बचने की उम्मीद नहीं थी, और तब बाबर ने ईश्वर से दुआ करी कि हुमायूं को जीवन बख्श दे और उसका जीवन ले ले। और इस घटना के कुछ समय पश्चात 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई और हुमायूं भारत का दूसरा शासक बना।